हेलो बच्चों। हमने फर्स्ट जो चैप्टर है 11th फिजिक्स, वो चैप्टर था आपका फिजिकल वर्ल्ड। और मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है वो फिजिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन है। वो आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करता है और ये बताता है कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, और हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर क्या है, कौन से आपके कंजर्वेटिव लॉज है फिजिक्स में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और मैंने अब क्या कहा था कि यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं समझें, एक जनरल हम एक रीडिंग भी लगा दें तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एग्जाम में विशेष आ नहीं रहा। हालांकि वो चैप्टर है हमारे कोर्स में, छोटी मोटी चीज़ें पूछ लें, जनरल चीज़ें आपसे पूछे राइट द नेम ऑफ टू फंडामेंटल फोर्सेज, तो आप लिख सकते हो। तो ये तो जनरल चीज़ें हैं। अब आपका जो नया चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, यहाँ से वास्तव में आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। यहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ याद नहीं करना। आप देखिए, आप यदि किसी मूवी को देखने जाओगे तो कभी सोच के जाते हो घर से कि मुझे मूवी की स्टोरी याद करनी है? कभी नहीं। फिर स्टोरी तो आपकी पूरी याद हो जाती है, कारण आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, आपके अंदर से इच्छा है कि मैं मूवी देखना चाहता हूँ। घर वाले मना कर रहे हैं तब भी पढ़ाई छोड़ के मूवी देख रहे हो। तो ठीक इसी तरह से आपकी फिजिक्स को यदि आपका इंटरेस्ट है तो आपको फिजिक्स याद नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप होगी। आप भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूलोगे। अब याद कब आपको क्या होगी, ऑटोमेटिक याद कब होगी, रुचि कब होगी? जब आपको फिजिक्स समझ आएगी। तो इसलिए आप ध्यान से समझे चीज़ों को। और फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और डेली लाइफ से कनेक्ट। सब साइंस में सबसे इजी फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स आपकी डेली लाइफ को टच करता है। आपकी डेली लाइफ में ऐसे कोई इवेंट नहीं है जहाँ पर फिजिक्स नहीं है। ठीक, जब अपनी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, जब आप डिस्कस करना कि साहब इस जगह फिजिक्स का है, हर जगह जीवन के हर कदम पर फिजिक्स है। मैं खड़ा हूँ तब भी फिजिक्स के लॉ लागू हो रहे हैं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तब भी फिजिक्स के लॉ लागू। आप बताइए, यदि मैं यहाँ चिकनाई लगा दूँ तो क्या लिख सकता हूँ मार्कर से? नहीं। क्यों? क्योंकि बोर्ड और मार्कर की स्याही के बीच में फोर्स मैंने खत्म कर दिया। तो इसलिए फिजिक्स हर जगह है। अब बात करते हैं आपकी सेकेंड यूनिट है। ये आपका कोई 11th-12th से मतलब नहीं है, ये एक जनरल यूनिट है जो आपको जब फिजिक्स पढ़ोगे तब तक काम आएगी। यूनिट एंड मेजरमेंट। आपका फिजिक्स है वो मेजरमेंट का साइंस। आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा चीज़ों का। ठीक, तो सबसे पहले इस पर टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स है तो इसमें क्या आएंगी? फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अब आपसे पूछे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, मैं आपसे पूछूं कि स्पीड निकालनी है मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप कहोगे साहब ये तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अरे भाई, आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस और टाइम को मेजर करना पड़ेगा ना। तो आ गया ना मेजरमेंट का साइंस। तो किसका साइंस है? मेजरमेंट का। अब ये डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, ये है क्या? यही तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आपने गाड़ी किस स्पीड से चला रहे हो, मीटर में दिख रही है स्पीड। तो आपकी ये जो सारी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका हम वो क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यदि सिंपल सी डेफिनेशन याद करना चाहो तो सीधी सी है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आप कहोगे साहब नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जो मेजरेबल नहीं हो? मैं आपसे पूछूं कि आप कितने सुंदर हो, मेजर कर सकते हो? आप कितनी झूठ बोलते हो, मेजर कर सकते हो? आप कितने भूखे हो, मेजर कर सकते हो? तो ये आपकी क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजरेबल हो। और क्या काम आती है ये? कि सभी काम क्या आती है? भी फिजिक्स के जो लॉज हैं, जैसे आपने कहा फोर्स F इक्वल टू ma, तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ए क्या है? एक्सेलरेशन, फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या है? ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो फिजिक्स के जो नेचर के जो लॉज हैं, नेचर के जो फिजिक्स के लॉज हैं, वो किन के टर्म में एक्सप्लेन होंगे या किन के टर्म में डिस्क्राइब होंगे? वो फिजिकल क्वांटिटी के रूप में होंगे। इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है वही फिजिक्स के लॉ है।
कि एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज होने से दूसरी कैसे चेंज होती है। आप सपोज करो मैं आपको थर्मोकोल के हथौड़ी से चोट मारूं और एक लोहे के हथौड़ी से चोट मारूं, तो लोहे के हथौड़ी से आपको ज़्यादा चोट लगी, क्यों? एक फिजिकल इवेंट हुई है, क्यों? आपको कि साहब लोहे की हथौड़ी में वजन ज़्यादा है, ठीक, या उसका मास ज़्यादा है। तो देखिए आपका फोर्स है वो किस पे डिपेंड हो गया? मास पर। फोर्स किस पे डिपेंड हुआ? मास पर। तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करती है? यही फिजिक्स के लॉ हैं। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी may be defined as a quantity in terms of which physical law can be expressed, जिनके टर्म्स में फिजिकल लॉज एक्सप्रेस होते हैं, जैसे ये लिख रखे, and which can be measured directly or indirectly। जैसे हमने स्पीड डिस्टेंस हमने मेजर करी, हमने रोड पर जगह जगह हमने लिख रखे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आपने डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, टाइम घड़ी से डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। स्पीड आपकी क्या आ जाएगी? स्पीड आपकी बता देगी कि आपकी डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करो, स्पीड आ जाएगी, ठीक। आपका यदि मीटर खराब हो रहा है, मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर का मीटर खराब हो रहा है, तो आप घड़ी में टाइम देख लो और ये देख लो किस जगह से कहां पर गए हो, तो आपकी स्पीड आ जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपकी विच कैन मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड एज विच कैन मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और फिजिक्स के लॉ जिनकी टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं वो आपकी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी में? दो कैटेगरी में मेनली डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी नंबर है? फंडामेंटल। और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। और सेकंड है आपकी डिराइव्ड। अब आपकी फंडामेंटल और बेसिक क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है बच्चों जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक। वो क्या आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपको एक सीधा सा साधारण सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके इंग्लिश के अल्फाबेट है ABCD। अब आपसे पूछे कि सर एक किससे मिलकर बना है? किसी से नहीं। लेकिन यदि आप एक स्पेलिंग लिख दो कि डिस्टेंस, तो आप देखिए डिस्टेंस किससे मिलकर बनी है? D से, I से, S से। जितने भी वर्ड है आपके 26 जो अल्फाबेट हैं आपके XYZ टोटल, इनसे ही तो आएंगे सबके सब। तो ये आपके अल्फाबेट हैं, इनको हम फंडामेंटल या बेसिक बोल सकते हैं। और जो वर्ड आ रहे हैं जो इनसे मिलके बने हैं, जो इन पर डिपेंड करते हैं, वो क्या हो गए? डिराइव्ड हो गए। तो ठीक इसी तरह से वे फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हैं और अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। और जो फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये टोटल ही 7 है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, टोटल हमारे फिजिक्स में 7 है। कौन कौन सी? आपकी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, आपकी ल्यूमिनियस इंटेंस और आपका इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ही फिजिकल क्वांटिटी। और ध्यान दीजिए ये जो आपकी 3 फिजिकल क्वांटिटी है ये मैकेनिक्स का मत, ये आपकी टेम्परेचर है,
आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये आपकी थर्मोडाइनमिक्स में आपको आप काम आएंगी, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में काम आएगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑप्टिक्स में काम आएगी। तो ये अलग अलग ब्रांच होंगे। अब ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में जो फिजिक्स की जो ब्रांच आई थी वो आई थी मैकेनिक्स। तो शुरू में आपकी 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, ये बाद में आई है। क्यों? तो सबसे पहले कौन सी थी? 3 ही फिजिकल क्वांटिटी थी, लेंथ, मास और टाइम। प्रेजेंट टाइम में कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? टोटल 7। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये आपकी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप देखिए अभी हमने लिखा था स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपका डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, तो लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, एक फंडामेंटल में दूसरी फंडामेंटल डिवाइड किया, क्या आ गई? डिराइव्ड यूनिट आ गई। और जो आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ही आएंगी, और कोई तरीका नहीं, इनसे आती हैं। तो क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो बताइए फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? द क्वांटिटी विच आर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कितने टाइप की होगी है? 2 टाइप की, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट एंड नॉन डिपेंड अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। What is the derived physical quantity? Derived physical quantity are those physical quantities which are depend on fundamental physical quantity। ठीक, तो ये आपकी क्या होगी? आप देखिए जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है वो खूब सारी है, उनको आपको काउंट करके निश्चित नहीं सकते हो। उसमें जैसे आपका फोर्स है, आपका एक्सेलरेशन है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, मोमेंटम है, एनर्जी है, पावर है, प्रेशर है, खूब सारी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी केवल 7 ही है। तो ये आपकी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अब हमारा क्या है? मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल है, जिनको मेजर कर सकते हैं। अब इनको मेजर कैसे करें? तो इनका मेजरमेंट कैसे करेंगे? अब आपको बचा था मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब आपके पास प्रश्न ये आ गया कि सब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करें। आप देखिए, आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने जाते हो, क्या कहोगे? 2 लीटर पेट्रोल डाल दो। मेजर किया किसके द्वारा? लीटर के द्वारा। हाँ, मार्केट में चीनी लगे 5 किलो चीनी दे दो, तो आपका जो किलो है, वाट इज किलोग्राम, तब किलोग्राम क्या है? 1 किलो 1 बाट है। तो ये जो है क्या? आपकी फिजिकल क्वांटिटी की एक निश्चित या कांस्टेंट है, वो अमाउंट है, एक फिक्स्ड अमाउंट। क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट। आपने फिक्स्ड अमाउंट ले लिया, ठीक, मास का, और उसको क्या कर दिया? 1 kg। तो ये आपका केजी क्या होगी? यूनिट बन गई। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक फिक्स्ड अमाउंट ले लें, उसको कोई नाम दे दें, तो वो क्या? आपकी यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक फिक्स्ड अमाउंट लेकर उसको कोई नाम दे दें तो क्या कहलाती है? यूनिट। तो ये यूनिट इज डिफाइंड रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। आपका स्टैंडर्ड है मान्य के मेजरमेंट का। अब देखिए सिंपल, तो यूनिट क्या होगी? आपका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है कि सपोज करिए कि आपके पास एक पात्र में दूध रखा हुआ है, और ये आप मुझसे कहो कि साहब आज मैंने 10 गिलास दूध पी के आया हूँ, तो ये सरप्राइज है नहीं? हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि गिलास की कोई फिक्स साइज नहीं है।
छोटा गिलास भी है और बड़ा लस्सी वाला गिलास भी है। तो आपने 10 गिलास दूध पिया, उससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपने कितने अमाउंट की दूध पिया है। क्यों? क्योंकि आपकी जो गिलास है वो यूनिट तो है, लेकिन वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट के लिए जो आपकी अमाउंट है वो क्या होना चाहिए? फिक्स्ड अमाउंट। तो व्हाट इज यूनिट? ए यूनिट इज डिफाइंड रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक, तो वो क्या कहलाएगी? यूनिट। अब यूनिट भी दो टाइप की होगी आपकी, कौन सी? एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। तो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी जो यूनिट होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट। जैसे आपके लेंथ है तो आपका मीटर, ये क्या है आपकी? मीटर, फंडामेंटल यूनिट। आपका मास है तो आपका किलोग्राम है, कैसी है? फंडामेंटल यूनिट। टाइम है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो सेकंड कैसी है? फंडामेंटल यूनिट। तो these are the fundamental physical quantity and these are the fundamental units. तो unit of fundamental और basic quantities are called fundamental units. इसी तरह से derived unit क्या होगी? The unit of derived physical quantities are called derived units. जैसे आपका फोर्स है, अब फोर्स आपकी derived physical quantity है, तो इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन। वो क्या है आपकी? न्यूटन क्या है? कौन सी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि फोर्स क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपकी यूनिट और टाइप ऑफ यूनिट्स हो गया। अब आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उस फिजिकल क्वांटिटीज को जब मेजर करेंगे तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। तो आपकी अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। अर्थात किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो अमाउंट होगा उसे क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और वो किसके बराबर होगा? वो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे आपने लिखा 5 kg, तो आपको एक नंबर की जरूरत पड़ रही है और एक यूनिट की जरूरत पड़ रही है। तो ये क्या कहलाएगा? 5, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और किलोग्राम क्या है? यूनिट ऑफ मास। ठीक, तो आप लिखोगे मास इज इक्वल टू 5 kg। तो आपके अमाउंट ऑफ, ये क्या है आपकी? अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मास, या इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मास। ठीक, तो आपका ये मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो इसको हम Q से लिख दें, इसको लिख दें N से, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपकी यूनिट। तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया? NU। व्हाट इज Q? Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, N इज द numerical value of physical quantity, U is the unit of physical quantity. अब देखिए N और U में क्या रिलेशन है? जैसे आप मार्केट में चीनी ले जा रहे हो तो आप 5 kg चीनी बोल दो या 5000 ग्राम चीनी बोल दो, बात तो एक ही। तो आप क्या हो गया? ये आपका N1, ये U1, ये N2, ये U2, ये आपके किलोग्राम अलग यूनिट ले ली, ग्राम अलग यूनिट ले ली। तो आप कहोगे साहब ये भी मास की यूनिट है और ये भी मास की यूनिट है। आप कहोगे साहब मास की तो बहुत सारी यूनिट है। बिल्कुल है, आपके अलग अलग तरीके हैं यूनिटों के, जिनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो नेक्स्ट हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही पढ़ेंगे। तो आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप देखो न्यूमेरिकल किलोग्राम बड़ा होता है ग्राम, आपको सब किलोग्राम ज़्यादा होता है। तो देखो जब आपकी यूनिट बड़ी हो जाती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो N इनवर्सली प्रोपोर्शनल U। जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी करोगे तो उसी अमाउंट के लिए यूनिट छोटी लेनी पड़ेगी और NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो N इक्वल टू क्या होगा? कॉन्स्टेंट। ठीक, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है फिक्स, अब उसको अलग अलग यूनिट में मेजर करोगे। तो यदि छोटी यूनिट में मेजर करोगे तो क्या आएगा?
आपका न्यूमेरिकल नंबर्स ज़्यादा आएंगे। जैसे हमारे पास बाल्टी में दूध रखा है, दूध एक ही बाल्टी है, कप में भरोगे तो ज़्यादा कप हो गया और गिलास में भरोगे तो कम हो गया। उसको कहो तो 10 गिलास दूध और 30 गिलास कप, वो 30 कप, तो अलग अलग मात्रा होगी ना। इसलिए जब आपकी यूनिट छोटी होगी तो उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को उठाते हैं n इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन u, तो n u इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक, तो ये आपके फॉर्मूले आ गए। अब आपके कहोगे साहब किलोग्राम, ग्राम, ये क्या है, आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। थैंक यू बच्चों।